अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बारिश चाहते हैं तो उसके लिए पंछियों के बारे में सोचो, या फिर शेर मांस का नहीं सब्जियों का सेवन करता है और गाय मांस का सेवन करती है, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? दूसरी दुनिया से आए हो क्या भाई? हम इतना डेप्थ में कभी जाकर नहीं सोचते कि वास्तव में शब्दों और उनसे जुड़े हुए अर्थों से ही हमारी पूरी दुनिया बनती है, हमारी पूरी सभ्यता बनती है और हमारे पूरे विचार बनते हैं। अब मैं आपके सामने एक शब्द का प्रयोग करूँगा और आपको उसको आंखें बंद करके इमेजिन करना है। एप्पल। एप्पल। आंखें खोलिए। तो क्या है आपके दिमाग के अंदर? एक लाल रंग का सेब। पर सेब तो वास्तव में हरे रंग का भी होता है, तो आपने लाल रंग के सेब की ही क्यों कल्पना की? इसी प्रकार हर शब्द का हम क्या अर्थ निकालते हैं, वास्तव में वो ही हमारी पूरी की पूरी दुनिया का निर्माण करता है। और हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी भाषा का यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, वो हमारे पूरी सभ्यता और संसार की समझ को रिफ्लेक्ट करता है। तो भाषा एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। भाषा किसी भी सभ्यता के पूरे कल्चर को अपने अंदर समाहित किए हुए होती है। किसी कल्चर की भाषा को स्टडी करके हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में वो कल्चर कितना पुराना है, या वास्तव में उस कल्चर के लोग किस तरह की मानसिकता के थे। क्योंकि शब्दों का प्रयोग, उसको कहने का तरीका, उनका अर्थ उस सभ्यता की गहराई को दर्शाता है। तो आज हम संस्कृत भाषा के उच्चारण को समझेंगे और इसकी हम शुरुआत करेंगे वेदों को समझ के। प्राचीन वैदिक काल, जिसमें हर योगी और ब्राह्मण वेदों का पाठ करता था और वेदों के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम हुआ करते थे। वेदों को 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसको वेदांग कहा जाता था। वेदांग में मास्टरी करने के बाद ही हम वास्तव में वेदों को अप्रोच कर सकते थे। वेदांग जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। शिक्षा का अर्थ है सही प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, हम किस तरह से कौन से श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्राचीन समय में एक एक श्लोक को प्रतिदिन एक साधक 30-30 वर्षों तक अभ्यास किया करते, सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन को और भी ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए। अगला हिस्सा था व्याकरण, जिससे हम संस्कृत का जो ग्रामर है उसको समझते कि किस तरह से संस्कृत के शब्दों को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं और किस तरह से उनके प्रयोग को अच्छे से समझ सकते हैं। छंदस। छंदस को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। छंदस वास्तव में पोएटिक मीटर को कहते हैं, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी भी चीज़ को कहने की टोन या अंदाज। जैसे फॉर एग्जांपल काल भैरव अष्टकम, देवराज सेव्यमान पावनांग्री पंकजम। इस लाइन को छंदस के साथ अगर हम गाएं, जो कि इसका छंदस है, अगर उसके साथ हम इसको समझें तो इसका एक पोएटिक मीटर है जिसमें इसको गाया जाना चाहिए। ना न 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 ना, इस तरीके से इसको गाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। बिना संगीत के ये कुछ इस तरह से लगेगा, देवराज सेव्यमान पावनांग्री पंकजम, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसमें संगीत को जोड़ दें तो ये और भी सुंदर लगेगा। देवराज सेव्यमान पावनांग्री पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काल भैरवम भजे। तो इस तरह से हम छंदस का प्रयोग कर उन मंत्रों के वास्तविक टोन, जिसमें उसको बोला जाना चाहिए, उसको समझ सकते हैं और उसी के अनुसार हम उसे संगीत से कंबाइन करके गा सकते हैं। अगला हिस्सा है निरुक्त, अर्थात एटिमोलॉजी, या फिर शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या हुआ करता था।
एक शब्द के अनेक अर्थ समय के साथ साथ विकसित हो जाते हैं किसी भी कल्चर में, तो उनकी हिस्ट्री को समझना और उस शब्द के वास्तविक रूट अर्थ को समझना, यही है निरुक्त। अगला हिस्सा है कल्प। कल्प समझाता है कि वास्तव में वैदिक मंत्रों को किस तरीके से एप्लीकेशन में लेके आना है, किस तरीके से उसको यज्ञ का रूप देना है। और अंत में ज्योतिष, जो कि आज की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा अलग है। वास्तव में यहाँ पर ज्योतिष को वेदों की आँख कहा जाता था, जो कि हमारी इंट्यूशन को डेवलप करता, जिससे कि हम सही डिसीजन ले सकते। और ये ज्योतिष वेदों में सही समय और एस्ट्रोनॉमिकल पैटर्न्स को समझने के लिए यूज़ किया जाता था, ताकि यज्ञ करने का सही समय और मुहूर्त, जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें देखी जा सकें और यज्ञ को उस समय पे स्पेसिफिक रिचुअल्स के साथ, ग्रामर और मीनिंग की नॉलेज के साथ, एक स्पेसिफिक छंदस में सही प्रोनाउंस करके जब हम श्लोक को प्रयोग करते और उसको भी मास्टर करने में बहुत साल लगते थे, तब जाके हम वास्तव में वेदों के कर्म कांड की चीज़ों को अच्छे से कर पाते। और इसको करने के लिए ब्राह्मण और योगी अपना पूरा का पूरा जीवन अर्पित करते थे, उनका यही धर्म हुआ करता था। और इस सब को करने के पश्चात हम वास्तव में यज्ञ कर पाते थे। एंशिएंट रूप से ये इसी प्रकार होता था, लेकिन हमें इतना ज़्यादा इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप गहराई को समझ सकें कि वास्तव में संस्कृत और वेदों का इतिहास कितना गहरा और अनुशासन से भरा हुआ करता था। किंतु हमें इतना गहराई में इसको सीखने की आवश्यकता आज के समय में नहीं है। तो जितना हो सके हम तब भी उतना एक्यूरेट सीखने की कोशिश करेंगे। तो आरंभ करते हैं स्वर से। संस्कृत प्रोनंसिएशन में स्वर और व्यंजन, इन दो भागों को समझना और इन दोनों को साथ में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उस चीज़ को समझना सबसे पहले आवश्यक है। इसके बाद हम अलग अलग तरह के श्लोकों को प्रोनाउंस करके अपनी प्रोनंसिएशन को और भी ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। स्वरों से शुरुआत करते हैं। स्वर क्या है? स्वर वो सारी ध्वनियाँ हैं जो हम बिना जीभ के या एयर प्रेशर में हस्तक्षेप किए नेचुरली जिन साउंड्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सभी स्वरों को हम रूट साउंड्स भी कह सकते हैं, या फिर गहराई में जो आवाज़ गूंज रही है। अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर अ, जिसका अर्थ होता है अनुत्तर। ये सबसे नेचुरल ध्वनि है जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अ, कोई भी इस ध्वनि को आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है। अगली ध्वनि है आ, जिसमें हम अ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आ। फिर ई, छोटी ई, और जब हम इसे बड़ा करें तो ई। इसी प्रकार आगे के सारे शब्द हैं, जैसे इसको हम पढ़ते हैं ए। और अब आता है हमारा पहला कंट्रोवर्शियल स्वर आई। इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत डिबेट्स हैं कि इसको कुछ लोग आई पढ़ते हैं, कुछ लोग आई पढ़ते हैं, कुछ लोग अय पढ़ते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल देवयई, कुछ लोग इसे पढ़ेंगे देवयई। हालांकि ट्रेडिशनली इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं अई ही माना जाता है, देवयई। इस प्रकार अगला शब्द है ओ, और इसके बाद औ। अगला शब्द है उ, उसके बाद ऊ। अब दूसरा कंट्रोवर्शियल शब्द री। हालांकि इसका नेचुरल प्रोनाउंसिएशन और असली प्रोनाउंसिएशन री ही है, जैसे ऋषि या कृष्णा, लेकिन बहुत से लोग इसे वास्तव में क्रू पढ़ते हैं, रू, जैसे ऋषि या फिर कृष्णा। ये प्रोनाउंसिएशन कल्चरल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से कुछ पार्ट्स में भारत के चेंज हो गई थी, पर ट्रेडिशनली असली प्रोनाउंसिएशन री ही मानी जाती है। अब अगला शब्द है विसर्ग। ये दो बिंदियाँ जिसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, अह, कह, सह। इस प्रकार हम अलग अलग इसको
शब्दों के ज़्यादातर अंत में प्रयोग करते हैं। अगला कंट्रोवर्शियल शब्द है अम। ये जो बिंदी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस बिंदी को ज़्यादातर लोग हिंदी में अंग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे शंकर या फिर अहंकार, बट संस्कृत में इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम शुद्ध देखें बिल्कुल नेचुरली, तो अगर हम अपने मुंह को बंद करें और उसके बाद नाक से हल्का सा ध्वनि को आने दें तो ये ध्वनि अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होती है। तो आ बोलते हुए अपने मुंह को बंद करिए, ये ध्वनि नेचुरली प्रोड्यूस होगी वरना आप डायरेक्टली इसे भी बोल सकते हैं। क्या आपने छोटी सी बट एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ पर गौर किया कि अगर आप इस ध्वनि को निकालो और उसके बाद दूसरी नेचुरल ध्वनि यानी अ ध्वनि को निकालो तो जो शब्द बनता है वो है माँ। माँ। कुछ भाषाओं में माँ को आई बोला जाता है और ये शब्द भी स्वरों से बना हुआ है। तो वास्तव में माँ से रिश्ता मनुष्य का बहुत नेचुरली जुड़ा हुआ है और ये ध्वनि भी हम नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको अंग बोलते हैं, जो हिंदी है उसमें से अंग ही पढ़ा जाता है, अंग या फिर अंग, आधा न के बाद थोड़ा सा ग, जिस प्रकार आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। बट एंशिएंट संस्कृत में इसे क्लियरली ही बोला जाता था। हालांकि बाद में आए कुछ मंत्र हैं जिनमें इनको अंग ही पढ़ा जाना चाहिए, तो वो सब हम गुरु से ही सीख सकते हैं। इसके बाद है आंग। ये वास्तव में पुरातन संस्कृत में हमें नहीं मिलता, लेकिन तब भी मैंने इसे मेंशन किया है क्योंकि आपको बहुत जगह पे मिलेगा, जैसे चांद। तो इस तरह के उर्दू शब्दों में आपको इसका उपयोग ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगला है लृ। अब आते हैं व्यंजनों के ऊपर, यानी डिफरेंट ध्वनियाँ जो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने जीभ, अपने एयर फ्लो को मॉड्यूलेट करके या फिर गले के थ्रू या अलग अलग पार्ट्स के थ्रू। अगर हम पहले की जो लाइन है उसी को थोड़ा सा प्रेशर से बोलें तो दूसरी लाइन प्रोड्यूस होगी। चलिए हम एक एक करके सभी शब्दों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले आता है क। अगर क को थोड़ा सा प्रेशर से बोलें हवा के साथ तो बन जाएगा ख। उसके बाद आता है गा। गा को प्रेशर से बोलें तो बन जाएगा घ। और अंत में अंग। क जैसे कबूतर, ख जैसे खीर, ग जैसे गगन या गाना, घ जैसे घर और अंग। अंग संस्कृत में इस तरह से उपयोग होता है, शंकर या अहंकार। तो वास्तव में जो अंग ध्वनि है वो संस्कृत में इससे एक्सप्रेस होती है और ये ड नहीं है, इसमें साइड में एक बिंदी है। आगे चलें तो च, जिससे शब्द आता है चंचल, और इसमें थोड़ा सा अगर हम प्रेशर दें तो छ। आई थिंक अब आप ये प्रेशर वाली चीज़ समझ ही गए होंगे। ज से शब्द बनता है जन्म, झ जिससे शब्द बनता है झंडा, और अंज। इस शब्द को हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसे काफ़ी सिमिलर मानते हैं आधा न से, जैसे धनंजय या फिर संजय, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अगला शब्द है ट, ठ, ड, ढ, ण जैसे रावण या कृष्ण। हालांकि आज की डेट में उनके नाम को हम कृष्णा बोलते हैं, बट शुद्ध प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो वो कृष्ण शब्द है। प, फ, ध्यान से सुनिए, ये फ है, फ नहीं। फ उर्दू का शब्द है और फ संस्कृत का शब्द है। जैसे अगर मैं इसका डिफरेंस बताऊं तो फालतू या फिर फालतू, ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो जो फ धातु है ये वो है, जैसे फल, फल नहीं होता, फल होता है। ब, भ, म, त, थ, द, ध, न।
य, र, ल, व। कुछ लोग व और ब में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो प, फ, ब है वो ब की ध्वनि है, जैसे बांस या फिर बम्बू, इस तरह के शब्द आते हैं। और जो व ध्वनि है उससे वैराग्य, वसंत, इस तरह के शब्द आते हैं। हालांकि कुछ लोग व को ब बोलते हैं, जैसे वसंत पंचमी को बसंत पंचमी या वैराग को बैराग। इस तरह से वो वर्ड को थोड़ा अलग तरह से बोलते हैं। आगे है श और स। इन दो शब्दों को भी लोग गलत बोलते हैं। जैसे श से एक शब्द है शिव, उसको ज़्यादातर जो लोग गलत बोलते हैं वो शिव बोलते हैं। स और श दो अलग अलग शब्द हैं जिनको क्लियरली हमें प्रैक्टिस करके सही करने की नीड है। श, स, श। अब ये वाला श पिछले वाले श से थोड़ा सा अंतर है। जैसे पिछला वाला श था शिव, लेकिन इस वाले श को, जिसको षटकोण वाला श कहा जाता है, ये थोड़ा सा दांत से आता है। श थोड़ा सा ऊपर से आता है, जैसे वशिष्ठ, इस तरह से। और अंत में अगेन एक नेचुरल ध्वनि ह, जो कि अंतिम व्यंजन माना जाता है वर्णमाला का। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सब मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी वॉइस में इन सभी व्यंजनों को, और जो भी मैं श्लोक प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो, ताकि हम उसको समझ सकें और मैं आपके वो ठीक करवा सकूं जितनी मेरी सीमित समझ है उसके अनुसार। अब हम कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम सीखेंगे, जिसके बाद हम श्लोकों को सीखना आरंभ कर सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन सीखने से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा संधि की डेप्थ को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम बस बहुत थोड़ा सा से ही शुरू करेंगे। आपने अब तक एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जब मैं क बोल रहा हूँ या ख बोल रहा हूँ या ग बोल रहा हूँ, किसी भी व्यंजन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ अ ध्वनि भी निकाल रहा हूँ। क, ख, इसके अंत में अ मिला हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से सुने तो वास्तव में मैं अ ध्वनि ही निकाल रहा हूँ। वास्तव में हम स्वर को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिप्स के थ्रू या टंग के थ्रू या एयर प्रेशर को मॉड्यूलेट करके किसी तरीके से उस वायु को अलग आकार देकर उसको एक व्यंजन का रूप देते हैं, जैसे क, लेकिन स्वर वही रहता है बैकग्राउंड में, अ। ऐसे ही अगर मैं इन व्यंजनों को अलग अलग स्वर से कंबाइन करूं तो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे क और आ को मिलाने से का बनता है, क और ई को मिलाने से की बनता है। मैं इसको क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता। बिना अ, आ, ई के मैं इसको बोल ही नहीं सकता, इसलिए हम रेफरेंस के लिए अ का यूज़ कर रहे हैं। अंत में इसको क बोल रहा हूँ मैं, तो क और ई को की बोलते हैं। ऐसे ही क और ऊ को कू बोला जाता है। क और बड़ी ई को की, क और बड़े ऊ को कू, क और ओ को को, क और औ को कऊ, क और री को क्री। जो हमने कृष्ण शब्द की बात की तो उसमें यही धातु यूज़ होती है। क और अंग की बिंदी को हम कम पढ़ सकते हैं, कम। क और आ को, जो चांद बिंदु होता है, उसको हम कहाँ पढ़ सकते हैं। क और विसर्ग को हम पढ़ते हैं कह, जिसका संस्कृत में बेसिक सा ट्रांसलेशन होता है कौन है या वह कौन है। मैस्कुलिन के लिए ये यूज़ में आता है। तो इस तरह हम अलग अलग स्वरों को व्यंजन से जोड़ के उसको अलग अलग रूप देते हैं, और इसी को हम वास्तव में मात्रा बोलते हैं। मात्रा का अर्थ है, आपने ये शायद बचपन में पढ़ा होगा कि छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो मात्रा से ही वास्तव में पूरे के पूरे स्वर और व्यंजन के मिलन से ही वास्तव में सारे के सारे शब्द बने हैं। जैसे शिव और शक्ति के मिलन से संपूर्ण संसार बना है। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो हमने अब तक नहीं सीखे हैं, स्पेशली वो शब्द जिनको लोग सबसे ज़्यादा गलत करते हैं प्रोनंसिएशन में। अब उनका प्रोनंसिएशन साफ कर लेते हैं और उसके बाद कुछ श्लोकों को
पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब आप सब ने सारे के सारे व्यंजनों के नीचे एक डंडा देखा होगा जिसको हम हलंत बोलते हैं। जब हम इसको स्वर से अलग करते हैं तो हम इसे हलंत बोलते हैं। लेकिन इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम बोलेंगे आधा क या आधा ख, आधा ग, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। और ये ध्वनि वास्तव में उसके बहुत ही क्विक एक्सप्रेशन को दर्शाती है। तो हम जब इतनी डेप्थ में जाके वर्ड्स को तोड़ के कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ और नए वर्ड्स मिलते हैं, कुछ नए अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, आई वुड से। और हम उन कॉम्बिनेशंस को पढ़े बिना सेंटेंसेस को नहीं सीख सकते। हालांकि जितना हमने अब तक सीखा है इसके आधार पे आप ऑलरेडी बहुत सारे सेंटेंसेस को अभी तक सीख पा रहे होगे, अभी तक पढ़ पा रहे होगे, अगर आप थोड़ी सी खुद से प्रैक्टिस करो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप और इनको भी सीखिए और उसके बाद हम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले हम आधा र कैसे लिखते हैं उसको दिखाता हूँ। आधा र किसी भी शब्द के ऊपर या नीचे आ सकता है। अच्छा, जैसे ये शब्द है वर्ष, इसमें हम व र श यानी र को बीच में पढ़ रहे हैं, श से पहले पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अगला वर्ड है प्र से कोई भी आप शब्द ले सकते हो, जैसे प्रज्ञा। तो प्र शब्द में हम पहले प को पढ़ रहे हैं और बाद में र को पढ़ रहे हैं। अब ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है। लेट मी क्लियर इट वेरी सिंपली। जो भी आपको ऊपर दिखे वो आपको पहले पढ़ना है। जैसे श से ऊपर आपको र की, आधा र की निशानी दिखाई दे रही है, मात्रा, तो आपको उसको पहले पढ़ना होगा, इसलिए ये वर्ष है, वशर नहीं, ठीक है। ऐसे ही प के बाद र आ रहा है उससे नीचे, तो आपको उसके बाद उसको पढ़ना होगा। इसी प्रकार जो भी आपको ऊपर दिखता है आपको उसको पहले पढ़ना है। इस प्रकार आपकी प्रोनाउंसिएशन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। बाकी हम जैसे जैसे सेंटेंसेस को सीखेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। अब हम कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस को सीखते हैं। जब हम आधा त और आधा र को मिलाएं तो एक शब्द बनता है त्र। इस शब्द को आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे त्रिशूल में ये शब्द यूज़ होता है। ऐसे ही जब हम आधा त और पूरे त को मिलाएं तो ये शब्द बनता है। इसको तत इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट इसको हम ज़्यादातर वर्ड्स में ही प्रोनाउंस करते हैं। स्टार्ट इस शब्द से बहुत कम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वृत्ति या निवृत्त, तो तत्त, इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब हम अगले शब्द पे आते हैं जो कि संस्कृत का सबसे कंट्रोवर्शियल शब्द है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सब अलग ही बताते हैं। ज और अंज जो धातु थी, अन्य, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, इनको मिला के ये शब्द बनता है। न्य पढ़ते हैं इसको। हालांकि कुछ लोग आपको इसको ज्ञ पढ़ते हुए मिलेंगे, जैसे ज्ञान, विज्ञान। कुछ लोग कहेंगे कि ये विज्ञान है, ग में थोड़ा सा आ धातु आ जाता है, चंद्र बिंदु वाला। ज्ञान, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, इस तरह से। कुछ लोग कहेंगे ये ध्यान है, ध्यान, द्य, इस तरह से पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको ज्य पढ़ते हैं, जैसे राज्य। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो ये ज से ही आया है, इसमें ग और न्य नहीं है, ये ज और अंज धातु से मिलके बना है। तो जैसे एक शब्द आपने संस्कृत में पढ़ा होगा महामृत्युंजय मंत्र में, यजामहि। तो यजामहि, तो यज शब्द जो होता है वो यज्ञ को दर्शाता है, उसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट हिंदी में इसको हम ज्ञ ही पढ़ते हैं, ज्ञ। हालांकि मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको ज्ञ ही पढ़ो अभी के लिए, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे तो आप प्रोनाउंसिएशन को और अच्छे से रिफाइन करके बोल पाओगे। कुछ लोग इसकी वास्तविक प्रोनाउंसिएशन न्य बोलते हैं, इस तरह से, न्य, जैसे ज्ञान या विज्ञान, इस तरह से। लेकिन मैं इसको आपसे कहूँगा कि आप इसको ज्ञ ही पढ़ो अभी के लिए, ज्ञान, विज्ञान, वो आपके लिए सरल रहेगा। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। कश्यप। अब ये जो शब्द है ये क्ष कहलाता है, इसको आप कषा नहीं पढ़ेंगे, इसको आप क्ष पढ़िए। और ये शब्द कक्षा जैसे शब्दों में प्रयोग होता है, या क्षेत्र या
क्षत्रिय, इस शब्दों में आपको इसका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। ये आधा क और श से मिलके बनता है। अगला शब्द जो सब गलत पढ़ते हैं, द्य, इसको सब ध्य पढ़ते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय नहीं होता, विद्या नहीं होता, इट इज़ विद्यालय या विद्या। आपको इसको शुद्ध रूप से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला शब्द है दद, जैसे ददातु, इस तरह के शब्दों में इसका यूज़ होता है, आधा द और पूरा द। अगला शब्द अगेन बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, श्र। श और आधा श और पूरा र को मिला के श्र शब्द बनता है, यानी श्री या श्रवण, इस तरह के शब्द आप इससे देख सकते हो। ऐसे ही श और व को मिला के श्व बनता है, श्व। श्व जैसे अश्वः, अश्व मतलब घोड़ा, इस तरह के शब्द आप देख सकते हो जिसमें इसका प्रयोग होता है। श और न, शन, इसका भी बहुत जगहों पे आपको प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। ह और व, हव, इसका अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं तो जिह्वा, जिह्वा, जीवा मतलब जीभ। ह और य, हिम, इसमें ह को थोड़ा सा फास्ट बोलना है क्योंकि वो आधा स्वर है और जो पूर्ण स्वर है वो य है, तो ह, इस तरह से इसको बोला जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आप दो व्यंजनों को मिला के एक अल्फ़ाबेट नया नहीं बना सकते, उसके अंत में स्वर होना ही चाहिए, तभी आप उसे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो पूरे य या पूरे म या जितने भी वर्ड्स में हैं जिसमें पूरे स्वर हैं, जिसमें नीचे हलंत नहीं है, वो डंडी नहीं है, ये सब के अंत में आपको अ या कोई और स्वर मिला हुआ होगा, तभी ये कंप्लीट वर्ड्स बने हैं। तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे त्र को आप त्री भी पढ़ सकते हो, त्रा भी पढ़ सकते हो, जितने भी स्वरों होते हैं उन सब में आप इन सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ सकते हो। अगले पे आगे बढ़ते हैं, हम। जैसे हम, इसको हम यूज़ में करते हैं इन वर्ड्स लाइक ब्रह्म। अच्छा, बाय द वे, ब्रह्म शब्द में एक बहुत सटल सा डिफरेंस है जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक खुल ही गया है। वो ब्रह्म नहीं होता, भ से भालू, वो वाला ब्रह्म जो होता है दैट इज़ इल्यूजन, उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म है, ब से बॉल, या फिर इंग्लिश का जो बॉल शब्द है वो ब से आता है, या फिर अगर हिंदी के किसी शब्द की मैं बात करूं तो बंगला, ये सब शब्द ब से आते हैं, ठीक है। ब जो होता है उससे जो शब्द बनता है वो है ब आधा र और ये वाला शब्द हम आधा ह और म, ये बनता है ब्रह्म, ब्रह्म या ब्रह्मा, ये इस तरह से बनता है। लेकिन हम ज़्यादातर इसे ब्रह्म पढ़ते हैं, विच इज़ बेसिकली इल्यूजन। तो संस्कृत में ज़रा से चेंज से ही पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा लिखने का तरीका ही उसका चेंज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और उसके अनुसार पढ़िए। तो फाइनली अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है प्रोनाउंसिएशन में। दो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच गई हैं, लेकिन उनको मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस के साथ एक्सप्लोर करें। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे सही कराऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना डाउट कि किसी स्पेसिफिक को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब प्रैक्टिस पे आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने मैं कुछ श्लोक लिखूँगा जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ दोहराना है, और जो भी हमने सीखा है उसके आधार पे चेक करना है कि क्या हम सही से प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अलग अलग श्लोकों को पढ़ने की प्रैक्टिस करें, उसमें फ्लुएंसी लेके आएँ और उनका रियल प्रोनाउंसिएशन अपने सामने रखें। अब रियल प्रोनाउंसिएशन कहाँ से लेके आएँ? मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी एक फ़ाइल बनाऊँ जिसमें मैंने कुछ श्लोकों को प्रोनाउंस किया है अच्छे सही प्रोनाउंसिएशन से और उन्हें लिख के आपको प्रोवाइड किया है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वरना मैं एक AI पे भी काम कर रहा हूँ जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे, जिस पे आप कोई भी चीज़ डालो तो वो एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर देगा आपके लिए। दो वो मैं इतना ईज़िली आपको नहीं दे सकता क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन आपको कुछ गलत भी सिखा सकती है। तो अभी के लिए मैं खुद की आवाज़ में ही रिकॉर्ड करके आपको वो प्रोवाइड करूँगा। चलिए पहले श्लोक से शुरू करते हैं। तो आइए मेरे साथ इन श्लोकों को प्रोनाउंस करिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलेदयन्त्यापो,
न शोषयति मारुतः। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बाकी के श्लोक मैं आपको जल्द ही अपनी ऑडियो के साथ लिखे हुए प्रोवाइड करा दूंगा, जिनको दोनों को आप कंबाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रोनंसिएशन में मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है, बस प्रैक्टिस की देरी है, जो कि हम आगे करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, लेकिन संस्कृत के शब्दों का अर्थ और व्याकरण हम शॉर्ट वीडियोस में कवर कर रहे हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स को हम आने वाले टाइम में लॉन्ग वीडियोस में भी डालेंगे, तो देखते रहें। और आप सबका होमवर्क है कि आपको ये 2 श्लोक बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, और कोई भी एक श्लोक भगवत गीता है, किसी भी शास्त्र से आप ले सकते हैं, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करना सीखना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस करना आपको सिखा दूंगा।